नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सीरीज़ एनटीपीसी फोकस्ड, जिसमें हम एनटीपीसी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस या फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में आ सकते हैं, है ना, उनका हम एक संकलन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपके सामने जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ जो है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई थी। हमने इस पर चर्चा की थी, एनालिसिस किया था, आंसर्स फॉर्म किए थे, है ना। आज की क्लास में भी हम उसके आगे ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, वो है कंप्यूटर से संबंधित। अभी तक हमने इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन नहीं देखा है, तो उसको अच्छे से देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अर्थात निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, वन नोट, कमांड इंटरप्रेटर, शेल। तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हमको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं या प्रोग्राम का संकलन होता है, इंस्ट्रक्शंस का संकलन होता है, जो कि आपके सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है ना। आपके सिस्टम को और आपके सिस्टम में जितनी भी जो कार्य होते हैं उनको रन करने के लिए सेट ऑफ प्रोग्राम्स ज़रूरी होते हैं, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्राइमरली जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उनको 3 पार्ट्स में हम देख के पढ़ते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। अब ये क्या होते हैं इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स का संकलन है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो आपके सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही आपका जो सिस्टम है वो रन कर पाता है इनिशियली, है ना। ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कुछ विशिष्ट काम कराने में आपके सिस्टम में हेल्प करते हैं, है ना। मतलब कि कुछ विशिष्ट एप्लीकेशंस रन करना है या आपको कुछ विशेष कार्य के लिए कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, तो उसको कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, बहुत सरल एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सूट होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, है ना, प्रेजेंटेशन हो गया या एक्सेल हो गया, इस टाइप के जितने भी होते हैं ये आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो आपके सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना। सिस्टम को प्रबंधित करने में, सिस्टम की गुणवत्ता या कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, इसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमने ऑप्शन देखा है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, तो हाँ जी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरे की हम बात करते हैं फोटोशॉप, तो फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये विशिष्ट काम करने में, मतलब कि फोटो वीडियोस की एडिटिंग करना, उनको शेयर करना आदि में आपका क्या करता है? हेल्प करता है। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की, वन नोट। तो वन नोट भी आपका दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? ये आपको नोट्स प्रिपेयर करने में, है ना, उसको डिज़ाइन करने में, एडिट करने में, शेयर करने में ये हेल्प करता है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, कमांड इंटरप्रेटर शेल। तो दोस्तों ये जो कमांड इंटरप्रेटर शेल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना होकर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? कमांड इंटरप्रेटर शेल, जिसको शेल भी कहा जाता है, ये व्यक्ति जो भी कंप्यूटर को कमांड देता है ये उसको समझता है और उसको क्या करता है? निष्पादित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो अब ये आप देख लीजिए, सॉफ्टवेयर के प्रकार देख लीजिए और इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि फलाना सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका क्या है? ये भी आपका कंप्यूटर से संबंधित है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वॉज डेवलप्ड बाय,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को विकसित किया गया था? ऑप्शन है पॉल एलन, दूसरा है जॉब हार्टसन, तीसरा है चार्ल्स सिमोनी और चौथा है जेम्स गोसलिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है फोर्थ, अर्थात जेम्स गोसलिंग को क्या कहा जाता है, जावा जो है वो इनके द्वारा जावा डेवलप की गई थी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है दोस्तों, जावा, फादर ऑफ जावा कहा जाता है। इनकी अगर हम बात करें जेम्स गोसलिंग की, तो इन्होंने 1995 में जो है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। ये सन माइक्रो सिस्टम इसके द्वारा जो है, इसके अंतर्गत कार्य करते हुए इन्होंने जावा को डेवलप किया था, जावा भाषा को। अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके द्वारा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये आपका हिस्ट्री से संबंधित है, देखते हैं इसको। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? यहाँ पे आ जाएगा किसकी उपाधि धारण की थी, अर्थात गयासुद्दीन बलबन द रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी अज्यूम द टाइटल ऑफ। ऑप्शन है नूर अली दीन अर्थात विश्वास का प्रकाश, नूर महल अर्थात महल की रोशनी, जिल्ले इलाही मतलब भगवान की छाया, और जहां पना अर्थात विश्व के रक्षक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है सी अर्थात जिल्ले इलाही, है ना। बलबन की अगर हम बात करें, पूरा नाम क्या था इनका, गयासुद्दीन बलबन। ये जो है वो गुलाम वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, गुलाम वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे, इनको याद रखेंगे। इल्तुतमिश के जो गुलाम थे 40 तुर्कानी चहलगानी जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसमें से एक गुलाम थे बलबन। ठीक है, ये जो है शासन पर बैठे थे कब, 1266 से लेकर 1287 तक इनका टाइम पीरियड चला था या शासनकाल चला था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई थी जिसमें से एक बहुत फेमस नीति है लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने अपनाई थी। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट रूलर थे ये, बहुत ज़्यादा अपने जो शत्रु हैं, है ना, या विद्रोही, उनको बहुत कड़ा दंड देते थे, मतलब मृत्यु दंड में भी बहुत कड़ा दंड देते, है ना। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने जो है वो बहुत सारे पर्शियन जो कहना चाहिए कल्चर को इन्होंने अपनाया, जिसमें नौरोज़ी त्यौहार मनाना शुरू किया, नौरोज़ी, है ना। इसी तरह वो सिजदा व पैबोसी के नियम को भी, नीति को भी लागू की, सिजदा व पैबोसी। सिजदा व पैबोसी मतलब कि सुल्तान के जो है वो दंडवत प्रणाम करना, सुल्तान के चरण चूमना, इस प्रकार की नीति जो है वो उन्होंने लागू की थी। और इन्होंने एक और टाइटल लिया था, एक और जो है वो इन्होंने क्या लिया था, आपका उपाधि धारण की थी, नियावत ए खुदाई, नियावत ए खुदाई। ठीक है दोस्तों, तो दो उपाधि याद रखेंगे, एक हो गया जिल्ले इलाही मतलब भगवान की छाया, और नियावत ए खुदाई, नियावत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं बलबन के बारे में, इसको अच्छे से आप क्या कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ मोबाइल में रखना नहीं है, इसको अपने दिमाग में भी डालना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान, भारतीय रेगिस्तान का नाम क्या है दोस्तों, थार डेजर्ट, है ना। तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मेजर रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट। ऑप्शन देखते हैं, कोसी नदी, बेतवा नदी, लूनी नदी और बनास नदी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है होने वाला है सी अर्थात लूनी। तो लूनी नदी की अगर हम बात करते हैं तो लूनी नदी थार डेजर्ट में बहने वाली या भारतीय रेगिस्तान में बहने वाली एक बड़ी नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी। ठीक है, अजमेर के पास से नाग पहाड़ी अर्थात अरावली पर्वत, अरावली पर्वत से उद्गमित होती है ना। लगभग
495 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है इसका, 495 किलोमीटर थार डेजर्ट में बहकर, और ये कहाँ चली जाती है, रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ मतलब कि कच्छ के रण में, कच्छ के रण में ना, कच्छ के रण में ये क्या हो जाती है दोस्तों, तो ये कच्छ के रण में भूमि में विलीन हो जाती है ना, अंतर्ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है। तो कच्छ के रण में जो है ये विलीन हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये किस प्रकार की नदी है दोस्तों, तो ये अंतःस्थलीय नदी है। नदी है। अंतःस्थलीय नदी क्या होता है, अंतःस्थलीय नदी दोस्तों ऐसी नदी होती है, देखिए मेनली हमने दो प्रकार की नदी पढ़ा है कि अपने सोर्स से निकलकर और कहाँ जाती है, समुद्र में, उसका समापन होता है, या कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपने सोर्स से निकलती हैं और किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, जैसे यमुना नदी जो है वो सोर्स से निकलकर अपने और गंगा नदी में मिल जाती है ना, ये हमने नदियाँ देखी। लेकिन दोस्तों आपकी जो लूनी नदी है ये ना तो किसी नदी में मिलती है ना तो समुद्र में मिलती है, ये वहीं भूमि में ही कहीं अंतर्ध्यान हो जाती है रण ऑफ कच्छ में। ये किसका उदाहरण है, तो अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद और ऑप्शंस देखते हैं, तो कोसी नदी, कोसी नदी जो है वो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है ये, है ना। ये आपका इसका उद्गम होता है नेपाल के पास, हिमालय पर्वत से निकलती है, और गंगा की सहायक ये है, गंगा की सहायक नदी अर्थात ये बिहार में जो है वो जाकर, बिहार में जाकर किसी स्थान पर क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस है, किस लिए, इसको कहा जाता है बिहार का शोक। याद रखेंगे किस रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़े मेढ़े मार्ग में जो है वो बहती है और इसमें बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बाढ़ आती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा नदी। तो दोस्तों बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रमुख नदी है। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, तो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है ये विंध्याचल पर्वत से, और फिर ये जो है वो कहाँ जाती है, यमुना की सहायक नदी है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर क्या करती है, यमुना से मिल जाती है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि जो बेतवा नदी है वो यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी, सहायक याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बनास नदी। तो दोस्तों बनास नदी भी राजस्थान की एक बहुत प्रमुख नदी है, ये भी अरावली पर्वत से निकलती है, राजस्थान से अरावली पर्वत, और दोस्तों ये चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल में जाकर मिल जाती है। तो चंबल की क्या है, ये सहायक नदी है। है, तो हमने सारी नदियों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं, ये आपको याद करना है और इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें और भी जितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, मेनली नदियों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2-3-4 की पॉइंट्स बना लीजिए, जैसे कि उद्गम, समापन, अगर उसकी कोई सहायक नदी है या वो किसी की सहायक नदी है, और कुछ अन्य तथ्य जो विशेष हों उसके बारे में, ऐसे 4-5 पॉइंट बनाकर और नदियों को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, दोस्तों याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, अर्थात जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, 8th, 10th, 12th या 15th। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 10वां रैंक। याद रखिए 2025 में जो है वो भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सी रैंक हासिल हुई थी, तो 10वीं रैंक हासिल हुई। याद रखना दोस्तों 2024 में भारत की जो है वो 7वीं रैंक आई थी, इसको भी याद रखना है ना। 2024 में 7वीं थी, इस बार थोड़ा सा प्रदर्शन हमारा गिर गया है और हमको 10वीं रैंक हासिल हुई है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा सूचकांक है या इंडेक्स है जो क्या बताता है, जो विभिन्न देशों के मध्य जो है वो जलवायु से संबंधित क्या क्या जो है वो कार्यवाही की जा रही है उसका मूल्यांकन करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं, 4 संकेतक होते हैं इसमें, जिनके बेसिस पे जो है ये मूल्यांकन करता है, जिसमें पहला होता है आपका क्या, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है।
दूसरा होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। तीसरा होता है ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा उपयोग। और चौथा होता है दोस्तों जलवायु नीति, जलवायु नीति। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही मूल्यांकन किया जाता है कि हर एक पॉइंट में कैसी स्थिति है देश की। तो ऐसे ही हमारे जो भारत की स्थिति निकाली गई, तो हर पॉइंट पे जो है वो रिसर्च की गई और उसके बूते पे ही जो है वो ऑल ओवर रैंक आई है भारत की 2025 में 10वीं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, ये भी आपका किससे संबंधित है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर्स से प्लस स्पोर्ट्स से संबंधित है। देखते हैं, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025। अर्थात विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो दोस्तों याद रखिए, इस पे ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं, 3, 6, 8 और 10। इसका सही आंसर होने वाला है 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे पहले तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप जो है वो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो उसका आयोजन किया गया था ब्राजील में। पहला क्वेश्चन बन गया आपसे। दूसरा क्वेश्चन तो यही है कि भैया कितने पदक जीते हैं भारत ने। तो भारत ने टोटल जो है वो 6 पदक जीते। इसके बारे में हम बात करते हैं। 6 पदक में जो है दोस्तों आपका एक जो है वो गोल्ड है, गोल्ड, एक आपका सिल्वर है, रजत पदक, और 4 जो है वो कांस्य पदक। ठीक है, गोल्ड की बात करें तो हितेश गोलिया ने जो है वो आपका गोल्ड मेडल जीता है 70 किलोग्राम वर्ग में। 70 किलोग्राम वर्ग में जो है हितेश गोलिया ने गोल्ड मेडल जीता है। और अभिनाश जामवाल ने आपका रजत पदक जीता है दोस्तों 65 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है, रजत पदक जीता है, और 4 जो है दोस्तों अन्य कांस्य पदक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो हितेश गोलिया ने गोल्ड मेडल जीता है ऐसा करने वाले विश्व कप में, है ना, विश्व मुक्केबाजी कप में ऐसा करने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय मुक्केबाज हैं ये। ठीक है, हितेश गोलिया के पास। ठीक है, तो कोई भी भारतीय जिसने विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता है ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय हैं। कौन है? हितेश गोलिया। किस में जीता है इन्होंने? 70 किलोग्राम वर्ग में जीता। ठीक है, तो ये इनके नाम याद रखेंगे। सीधे पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, ये भी किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है दोस्तों, है ना। तो ये याद रखेंगे। और आप जो 4 कांस्य पदक जिन्होंने जीते हैं उनके नाम भी आप जो है वो पढ़ के, या तो मुझे कमेंट में अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करिए, नहीं तो आप इसको पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी हमारा ज्योग्राफी से संबंधित है, सोलर सिस्टम से संबंधित है क्वेश्चन। तो देखते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। फिर से नहीं है वाला क्वेश्चन आया है, अर्थात इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ सिंगल मून। ठीक है, किसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है शुक्र और बुध अर्थात वीनस एंड मरकरी, बी है वरुण और मंगल अर्थात नेपच्यून एंड मार्स, सी है अरुण और वरुण अर्थात यूरेनस एंड नेपच्यून, और डी है बृहस्पति और शनि, जुपिटर एंड सैटर्न। तो दोस्तों अगर आपने ये पढ़ा है, सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन सोलर सिस्टम का, इजी क्वेश्चन में आता है। इसका आंसर क्या होने वाला है? शुक्र और बुध अर्थात वीनस एंड मरकरी। क्लियर है? तो एक बार हम सबकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि भाई मरकरी और वीनस के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, नो मून। ठीक है, कोई भी चंद्रमा नहीं है इनके पास। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मंगल और वरुण की। हम अपनी पृथ्वी की बात कर लें तो अर्थ के पास तो भाई हमको पता है एक मून हमारा चंद्रमा। ठीक है,
मंगल की अगर हम बात करें, मंगल की या मार्स की अगर हम बात करें मंगल की, तो दोस्तों मंगल के पास 2 चंद्रमा है ना, 2 चंद्रमा है। नाम क्या है इसका? नाम है फेबोस, फेबोस और डीमोस एंड डीमोस, फेबोस और डीमोस। ठीक है, 2 चंद्रमा है मंगल के। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा चंद्रमा है, याद रखेंगे। फिर हम आते हैं जुपिटर या बृहस्पति की हम बात करते हैं। तो दोस्तों जुपिटर के जो है 95 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। ठीक है, 95 मून्स अर्थात 95 चंद्रमा इसके खोजे जा चुके हैं। सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो जुपिटर का है गैनीमेड, गैनीमेड, जो कि पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, और इनके चंद्रमा में आयो भी आता है ना, ऐसे बहुत सारे 95 चंद्रमा है। सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड। इसके बाद हम बात करते हैं शनि अर्थात सैटर्न की। यहाँ देखते हैं सैटर्न की बात करें, शनि की बात करें, तो दोस्तों शनि के अभी तक में सबसे ज़्यादा चंद्रमा लगभग 247 चंद्रमा जो है वो खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो शनि के लगभग 247 इसी के आसपास आंकड़ा है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे यही है। 247 चंद्रमा इसके खोजे जा चुके हैं। दोस्तों अभी हाल ही में मार्च 2025 में इसके 128 नए चंद्रमा खोजे गए हैं। इसको याद रखना, ये भी करंट का क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रह के हाल ही में सबसे ज़्यादा चंद्रमा खोजे गए हैं। तो दोस्तों 128 चंद्रमा खोजे गए हैं इसके 2025 में। ठीक है, अभी हाल ही की बात है, याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अरुण और वरुण की, मतलब कि यूरेनस की बात करें। यूरेनस के अभी तक लगभग 27 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, है ना। और नेपच्यून की बात करते हैं हम, नेपच्यून के अभी तक लगभग 16 चंद्रमा जो है वो खोजे जा चुके हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, ठीक है, नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, और आपके यूरेनस का सबसे बड़ा या जो फेमस चंद्रमा इनके कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ये हैं आपके, हमने पूरे जितने ग्रह हैं उनके चंद्रमा के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। तो याद रखिएगा, आई होप ग्रहों का क्रम तो आपको याद होगा सूर्य से। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, टोटल 8 ग्रह हैं, है ना। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो है वो आंतरिक ग्रह होते हैं। फिर उसके बाद आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, टोटल 8 ग्रह हैं। जो 9वां ग्रह पहले प्लूटो के नाम से जाना जाता था, अब वो बोना ग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारे जो है वो आपके डिस्कस कर लिए ऑब्जेक्टिव। इसी के साथ आज की क्लास हमारे जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये फ्रूटफुल लगी होगी और बाकी क्लासेस जैसे जो है वो आप इसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को याद कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम एक नई क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।